एक पिता अपनी बेटी को शाम को अपने रूम में बुलाता है। जब बेटी को रूम में बुलाता है तो बेटी से कुछ कहा-सुनी होती है और कहा-सुनी होने के बाद पिता सीधा बेटी का गला दबा देता है। और गला दबाने के कारण बेटी की जो हो जाती है वो मौत हो जाती है। मौत होने के बाद सबूत दबाने के चक्कर में वो उससे पहले उसके ही दुपट्टे से फांसी के फंदे पर लटकाना चाहता है, लटका देता है। लेकिन सबूत न मिटने के कारण डर रहता है और जाके फिर जंगल के एक कुएं में बेटी को बोरी में बंद करके और फेंक देता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने नए एपिसोड में। और आज हम इस घटना को लेकर, इस सच्ची घटना को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं, जिसको सुनकर आपके बिल्कुल होश खड़े हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। ये घटना, सच्ची घटना जो है, ये घटना एक मध्य प्रदेश में जिला पड़ता है, छतर जिला। मध्य प्रदेश के छतर जिले की है। उसमें एक परिवार होता है, इसमें जो परिवार का मुखिया होता है उसका नाम है शिवनाथ। शिवनाथ और उसके फैमिली पूरी, एक बेटी होती है परिवार में, बाकी सारा परिवार, पत्नी होती है और सारा परिवार अच्छे से रह रहा होता है। परिवार रहने के बाद धीरे धीरे जब रह रहे होते हैं, बड़े धीरे धीरे बेटी बड़ी हो रही होती है। परिवार के सपने भी बड़े हो रहे होते हैं, पिता के सपने बड़े हो रहे होते हैं कि बेटी धीरे धीरे बड़ी होगी और हम बेटी की शादी करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। इसी तरह जो बेटी की माँ थी वो भी यही सपने संजो रही थी कि हमारी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। आए दिन वो अपने पति से यानी कि शिवनाथ से कहती रहती थी कि अब धीरे धीरे बेटी बड़ी हो रही है और बेटी की शादी करने का इंतजाम धीरे धीरे करो। कोई बात नहीं, ये सब सिलसिला धीरे धीरे चलता रहता है। चलने के बाद होता ऐसा है कि बेटी स्कूल जाती है, अच्छे खासे स्कूल में बेटी पढ़ती है। पढ़ने के बाद वो पिता जो होता है एक दिन बेटी को फोन पर बात करते हुए देखता है। तो कोई बात नहीं, जब एक दिन फोन पे बात करते हुए देखता है, देखने के बाद उसे नजरअंदाज कर देता है। नजरअंदाज करने के बाद फिर सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। उसके बाद एक दिन ऐसा ही मौका दोबारा आता है। दोबारा मौका आने के बाद दोबारा उसी बेटी को उसी तरह से यानी एक दिन बात करते हुए फ़ोन पे दोबारा देखता है। जब वो दोबारा देखता है, देखने के बाद बेटी से कुछ नहीं कहता। शाम को पत्नी के पास जाता है और पत्नी के पास जाने के बाद शाम को ये सब अपनी पत्नी को बताता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारी बेटी किसी से बात करती है। मतलब उसके लिए वो अपनी बेटी पे शक हो रहा था। उसे लग रहा था कि इसका कहीं अफेयर चल रहा है। लेकिन वो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता था। अपनी मर्ज़ी से ही बेटी की जहाँ चाहता वहाँ शादी करना चाहता था। सारी खुशियाँ मनाना चाहता था, अच्छे घर में शादी करना चाहता था। लेकिन उसे ये सब मंज़ूर नहीं था कि बेटी कहीं से अपनी मर्ज़ी से शादी करे और वो फिर हमसे आके कहे कि हमारी वहाँ शादी करो। उसे ये सब पसंद नहीं था। धीरे-धीरे जब वो पत्नी से कहता, उसकी पत्नी कहती नहीं ऐसा नहीं है, हमारी बेटी बहुत अच्छी है और ऐसा नहीं कर सकती वो। कोई बात नहीं, माँ अपनी बेटी से एक दिन पुचकार कर स्कूल से पढ़कर आती है, आने के बाद माँ पूछती है उससे कि ऐसा कुछ है या नहीं? वो उससे पूछती है, बेटा तुम फ़ोन चला रहे थे उस दिन, किससे बात कर रहे थे? तो कोई बात नहीं, वो ये कह देती है कि हम बुआ-फूफा जो भी है रिलेशन में बता देती है, फ्रेंड को बता देती है कि हम फ्रेंड से बात कर रहे थे। कोई बात नहीं, अगला दिन आता है, अगले दिन पत्नी फिर शाम को पति को यानी शिवनाथ को बताती है कि वो ये बोल रही है कि वो किसी फ्रेंड से या फिर किसी से बात कर रही थी, मतलब वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। 2-4 दिन गुज़रते हैं, 2-4 दिन गुज़रने के बाद पिता आता है, आने के बाद फिर से बेटी को बात करते हुए देखता है। उस पे ये सब देखकर रहा नहीं जा रहा था कि ये इतना फ़ोन पे बात क्यों करती है। कोई बात नहीं, पत्नी से कहता है तुम इसका फ़ोन ले लो, इसे फ़ोन दो ही मत, चलाने ही मत दो। कोई बात नहीं, बेटी उधर जो थी, अब आप जानते हैं आजकल अगर स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, दोस्त भी बनते हैं, मतलब फ्रेंड सर्किल भी होता है, तो आजकल फ़ोन का ज़माना है तो नंबर शेयर हो जाते हैं, होने के बाद बातें भी होती हैं, सारा कुछ होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा ही करता है, अगर फ़ोन पे बात कर रहा है तो उसका मतलब यही नहीं है कि उसका अफ़ेयर चल रहा है, फ्रेंड से भी बात करते हैं, आप भी करते होंगे। लेकिन जो पिता के अंदर जो था एक शकपन यानी वहम बहुत बेकार तरीके से बैठा हुआ था, जो उस पिता को ये सब देखने नहीं दे रहा था। लेकिन बेटी से फ़ोन माँ ने लिया, बोली तुम फ़ोन दे दो, फ़ोन मत चलाया करो। कोई बात नहीं, बेटी ने फ़ोन दे दिया, माँ ने फ़ोन रख लिया। कोई बात नहीं, धीरे-धीरे ये सिलसिला चलता रहा, बेटी फिर स्कूल जाती है, अपने स्कूल से आती है, अपनी पढ़ाई करती, सारा कुछ कर रही थी। बेटी की उम्र महज़ धीरे-धीरे 15 साल 15 साल की थी।
15 साल। और उसके बाद एक दिन उसने ऐसे ही कोई काम था, काफ़ी समय बाद उसने फ़ोन लिया और अपनी फ्रेंड से बात करने के लिए फ़ोन लिया, लेने के बाद बात कर अचानक कहीं से जो था वो पिता आ गए। पिता ने एक बार फिर बेटी को देखा, उसने जब बात करते हुए देखा तो उसके दिमाग में कुछ आया, उसने यही सोचा कि इससे जब बात करने के लिए फ़ोन पे मना कर दिया, अब ये फिर से बात कर रही है। उसका दिमाग सनक, उसे रहा नहीं गया। उतने टाइम उसने कुछ नहीं कहा, बाद में खाना-पीना खाने के टाइम शाम को उसने बोला था कि खाना-पीना खा के और तुम हमारे रूम में आ जाना। जब खाना-पीना खा के बेटी से ये बोला कि हमारे रूम में आ जाना, तो बेटी को लगा शायद हो सकता है कि कोई काम हो या पढ़ाई के बारे में पिता पूछेंगे हमसे पिताजी। बेटी पिता के रूम में जाती है, अच्छे से जाती है, पापा कहकर बोलती है और बैठती है, सब कुछ पूछती है, बोली बताओ पापा क्या काम है? क्या बात है? तो वो सीधे यही पूछते हैं, तू ये बता कि रोज़-रोज़ किससे बात करती है? तो वो कहती है पिता से कि पापा हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, दोस्त से बात कर रहे थे। नाम बताती है, यानी कि लड़की ही दोस्त थी, उससे ही बोला था कि एक दोस्त है हमारी लड़की, उससे बात कर रहे थे। कोई बात नहीं, बात करने के बाद जब पिता दोबारा फिर से डाँट के पूछता है, डाँट के पूछने के बाद वो कहता है कि हम सब जानते हैं तू किससे बात कर रही, किससे नहीं कर रही और तू ये सब अच्छा नहीं कर रही है, ये सब हमें पसंद नहीं है। तो बेटी ये बोल देती कि पिता हाँ, यानी कि पापा तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ है ही नहीं। ये सब कुछ सुन के मतलब उसे ये लगा कि बेटी हमारे मुँह लग रही है, हमसे मुँहज़िद्दी कर रही है। उसने कुछ ना किसी से कुछ कहा ना कुछ और सीधे थप्पड़ मारा बेटी के। थप्पड़ मारने के बाद उसका सीधा गला पकड़ा और गला दबा दिया। जब गला दबाया, गला दबाने के बाद बेटी की गला दबाने से उसकी मौत हो गई, वो मर गई, गला दबा के उसे मार दिया। जब वो मर जाती है, मरने के बाद अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये मर गई है तो पुलिस को पता लगेगा, फैमिली को पता लगेगा तो हम फँस जाएँगे। वो सोचता किसी तरह से इसे छुपाया जाए, इसको राज बनाया जाए। तो तरीके सोचता है दिमाग में, दिमाग लगाता है कि किस तरह से इस बात को हम छुपाएँ। अब छुपाने के लिए तरह-तरह के तरीके सोचता है, करे तो करे क्या? सोचता है अच्छा उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, सोचता है कि क्यों ना इसको इसके ही दुपट्टे से और इसको लटका दिया जाए यूँ। तो वो क्या करता है, करने के बाद एक दुपट्टा लेता अपनी ल उसी लड़की का दुपट्टा लेता, लेने के बाद गले में फंदा डालता, बनाता, बनाने के बाद लटका देता। लटकाने के बाद उसे फिर उसका दिमाग सनकता है, उसे लगता है कि ये सबूत छिप नहीं पाएँगे। उसे वहम हो जाता है, उसे लगता है कि अगर हम फांसी से इसे इसी तरह लटकी रहेगी, पुलिस आएगी, छानबीन होगी, तो फिर पता लगे तो हम फिर फँस जाएँगे। उसका मन नहीं मानता, उतार लेता है फंदे से। फंदे से उतारने के बाद फिर अपना दिमाग दौड़ाता है, फिर विचार लगाता है कि हम पुलिस के फंदे से बचें तो बचें कैसे? पुलिस से कैसे बचें? जो हम फँसे ना। वो फिर दिमाग लगाता है कि क्यों ना इसकी लाश को कहीं न कहीं फेंक दिया जाए, बहा दिया जाए, नदी में फेंक दें, कहाँ फेंक दें, झाड़ी में, जंगल में। दिमाग दौड़ाता है, उसके दिमाग में एक बात आती है, वो सोचता है कि क्यों ना इसकी लाश को हम जंगल में फेंक दें। रात में ही वो क्या करता है, एक बोरी लेता है और बोरी लेने के बाद उस बोरी में बेटी की लाश को भरता है। लाश को भरने के बाद जंगल की ओर निकल पड़ता है रात में। वो सब कुछ देखता हुआ जा रहा, कोई देख तो नहीं रहा। जा रहा था तो देखा तो किसी ने नहीं था। जाने के बाद जंगल में काफ़ी दूर, थोड़ी दूर जाकर जो जंगल था, एरिया था, उस जंगल में जाके एक कुआँ था। उस कुएँ में उस लाश को फेंक देता, डाल देता। डालने के बाद चला आता, घर पर आ जाता। आने के बाद परिवार वालों को सब कुछ पता चलता है। आ जाता है, सो जाता, उठ जाता, सुबह को उठते हैं तो परिवार वालों को पता चलता है कि ये सारा कुछ हुआ कैसे, उसने चुप-चुपाते ही सब कुछ किया था, फैमिली को भी किसी को खबर नहीं। सुबह को माँ को उसकी पता लगता, परिवार को पता लगता है, लेकिन उसने सबको धमका दिया कि सब चुप रहेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा। कोई बात नहीं, उस सब पत्नी और परिवार बकाया कुछ भी नहीं कह रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मोहल्ले में किसी को पता लगेगा तो लगने के बाद पुलिस में बात जाएगी और हम फँस जाएँगे। उसने सारे परिवार को धमका दिया। सारा परिवार चुप, करे तो करे क्या, घर का मुखिया वही। तो परिवार सारा चुप हो गया। परिवार चुप होने के बाद परिवार ने किसी से कुछ बात नहीं की, किसी को कानो-कान किसी बात की खबर ही नहीं चली। अब कानो-कान खबर नहीं चली, इसके बाद पिता ने क्या सोचा? उसने सोचा अगर पुलिस वालों को किसी तरह से पता लगे, तो
क्यों पता लगने के बाद तो हम फँस जाएँगे। इससे बढ़िया ऐसा करते हैं, एक झूठा खेल रचते हैं। उसने एक झूठा खेल रचने के लिए थाने जाता है। थाना है प्रकाश बहोरी, ठीक है ना? वहीं जाकर शिवनाथ रिपोर्ट दर्ज करवाता है। गुमशुदगी की, कहता है कि हमारी बेटी है जो गुमशुदा हो गई है, यानी कि कहीं चली गई है और कॉलेज गई थी, वापस वापस ही नहीं आई। पुलिस इसकी रिपोर्ट लिखती है, एफआईआर करती है। एफआईआर करने के बाद पुलिस सर्च करना शुरू करती है। उधर वो झूठी रिपोर्ट लिखवाकर घर चला आया। उसने सोचा अब तो सारे सबूत मिट जाएंगे, पुलिस भी बहम में इधर उधर घूमती रहेगी और कोई बात नहीं, जब नहीं मिलेगी तो कह देंगे कहीं वो बेटी चली गई, बात खत्म। उसने सोचा मामला धीरे धीरे दब जाएगा। हुआ ये कि जंगल की तरफ जिस कुएं में वो उस लाश को बेटी फेंक के आया बोरी में बंद करके, वहीं से लोग गुजरते तो जब कुआं है तो लाश सड़ी। पानी भरा हुआ था, तो पानी भरा हुआ तो लाश कब तक सही रह सकती, तो धीरे धीरे लाश सड़ने लगी। जब लाश सड़ने लगी तो उधर बदबू फैलने लगी। रास्ता भी था उसके पास से, तो लोग गुजरते तो उधर से बदबू आती, बहुत ज्यादा स्मेल आती, गंध आती। लेकिन एक व्यक्ति था, उसी इलाके का एक व्यक्ति ने थाने में सूचना दी पुलिस को कि उधर एक कुआं है जंगल में, जिस कुएं से बहुत ज्यादा तेजी से बदबू आ रही है और उसमें कोई बोरी वगैरह पड़ी है। पुलिस जानकारी लेती, जानकारी लेने के बाद पुलिस जाती है, मौके पर पहुंचती है, कुएं में देखती है, बोरे को निकालती है। निकालने के बाद देखती है, जब उसको खोला जाता है तो उसमें एक लड़की की लाश निकलती है। जब लड़की की लाश निकलती है, निकलने के बाद उससे उसके बाद जो एक एफआईआर हुई थी, पुलिस को वो भी पता था कि ये गुमशुदगी की एफआईआर हुई। लड़की को निकाला जाता है, जब उसकी आइडेंटिटी की जाती है, पहचान की जाती है, तो वो उसी के लड़की के रूप में, यानी कि शिवनाथ की लड़की के रूप में उसकी पहचान होती है। जब उसकी पहचान होती है, पुलिस को सारा मामला समझ आया। समझ आने के बाद फिर उसके बाद शिवनाथ की तलाश की जाती है। तलाश करने के बाद शिवनाथ को, क्योंकि पहले ही पता लग गया था कि बेटी के बाद लाश को निकाल दिया गया, तो शिवनाथ फरार हो जाता है। शिवनाथ की तलाश होती है, पुलिस पकड़ती है, गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करती है। जब शिवनाथ से पूछा जाता तो वो पहले कुछ नहीं बताता। जब नहीं बताता है तो पुलिस अपने हथकंडे से, यानी अपने तरीकों से जब उससे सख्ती से पूछना शुरू करती है, तो बाद में शिवनाथ बताता है कि हाँ, हमने बेटी की हत्या की। उससे पूछा जाता है कि बेटी की हत्या तुमने क्यों की? फिर वो बताता है कि ये किसी से फ़ोन पे बात करती थी, जिसके कारण मतलब हमें अपने अनुसार शादी करना चाहते थे, और अगर ये बात करती किसी से बात ज़्यादा दिन तक और इसका बाहर अफेयर चलता किसी लड़के से, फिर ये शादी के लिए कहती और ये हमें सब मंजूर नहीं था। इसलिए हमने इसकी गला दबाकर और हत्या कर दी। तो जब पुलिस को ये माजरा सारा कुछ पता लगने के बाद पुलिस ने शिवनाथ को तो मतलब कि जेल भिजवा दिया, जेल चला गया है, एफआईआर करके सब कुछ भेज। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि शक के आधार पर, जबकि ऐसे शक नहीं करना चाहिए। हर इंसान को अपने एक जीने का अधिकार होता है। अब वो लड़की हो या वो लड़का हो, जो भी हो। फिलहाल अगर उसने ऐसा कदम उठाया था, अगर लड़की सही थी या लड़की गलत थी, तो उसे समझाना चाहिए था, बुझाना चाहिए था, सब कुछ करना चाहिए था, सारा कुछ देख के जो उचित होता वो करना चाहिए था, लेकिन ये कदम उठाना बहुत गलत था। तो आजकल आए इन रिश्तों को देख कर, है सब देख कर, हैवानियत देख कर, किसके सर पर कब भूत सवार हो जाए किस बात का ये कुछ नहीं कह सकते। और हमेशा एक सीख लेनी चाहिए कि गुस्से में जो होती है आदमी की अकल जो होती है वो समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता जो होती है खत्म हो जाती है। तो हमेशा गुस्से में धैर्य बनाए रखें और ऐसे कोई भी कदम ना उठाएं। बाकी इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आपकी इस पे क्या राय है, आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा इस कहानी को सुनाने का कोई इतना ये उद्देश्य नहीं है कि किसी की भावना को हाथ पहुंचे या ठेस पहुंचे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना, हमारा समाज जागरूक हो, ऐसी घटनाएं रुके और इन घटनाओं से रूबरू हो, जिससे कि अगले ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, समाज जागरूक हो, एक अच्छा समाज बने, हमारा एक अच्छा सुदृढ़ भारत बने। बाकी कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे, जिससे समाज हमारा अवेयर हो। और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नए एपिसोड के साथ। बाकी इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।